आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन होगी। उसी तैयारी को और एक नया मोड़ देने के लिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन है और ये प्रैक्टिस सेशन आपका साइंस पेडागोजी वाले पार्ट का पार्ट 3 है। इससे ऑलरेडी पहले हम 2 पार्ट में साइंस पेडागोजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस से जो एग्जाम्स में आए हुए थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। जिससे हमें एक बेसिक आइडिया ये लग गया है कि किसी भी एग्जाम्स में सब्जेक्ट पेडागोजी स्पेशली इन साइंस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का ये प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्पेशली साइंस पेडागोजी के, जिससे हमें और ज़्यादा आइडिया लग जाए और ब्रॉड हमें आइडिया लगे कि एक्चुअल में साइंस पेडागोजी क्वेश्चन किस तरीके से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आते हैं और हमें कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो आपको खुद को एज अ टीचर के रोल में रख के देखना होगा, क्योंकि आप इन कॉन्सेप्ट को रट नहीं सकते। हाँ, मेथडोलॉजी अलग अलग काम आती है कि साइंस पढ़ाते समय किन मेथड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ईवीएस पढ़ाते समय क्या आपकी कौशल विकसित होते हैं, प्रक्रियात्मक कौशल कौन कौन से आपके स्किल आते हैं। इस तरीके से वो चीज़ें बदल सकती हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको एज अ रोल में खुद को रख के देखना ही होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसी मेंटलिटी को और डेवलप करने के लिए हमारे ये प्रैक्टिस सेशन है। आई होप कि आपने सारे प्रैक्टिस सेशन देखे होंगे। इससे पहले ईवीएस पेडागोजी के ऊपर आपके कई सारे पार्ट्स आए थे, उसके पहले सीडीपी के ऊपर पार्ट्स आया था और हम धीमे धीमे करके आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे की पेडागोजी पीवाईक्यू क्वेश्चन है स्पेशली अलग अलग एग्जाम के कलेक्शन से हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िएगा। पिछले के प्रैक्टिस सेशन इजीली आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं बिना देरी करे। इसके साथ ही अगर इन प्रैक्टिस सेशन की आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, जिसमें आपको इस सेशन के बाद आपको पीडीएफ या जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उनकी फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। या तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके उससे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ के माध्यम से आप भी इस ग्रुप के में जुड़ सकते हैं। तो सीधे आज के क्वेश्चनों की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और तर्करटना पर बेस है। तो कथन ये कहता है कि इंक्लूजन ऑफ सोशियो साइंटिफिक इशू इन करिकुलम इज़ हेल्पफुल इन एलुसिडेटिंग द नेचर ऑफ साइंस। रीजनिंग कहती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज़ यूजफुल इन इज़ मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन डेली लाइफ। मतलब ये कहना है कि अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें तो वो भी है, बट एक समय एक आपको स्क्रीन पर एक ही लैंग्वेज में पॉसिबल होगा, क्योंकि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बड़ी है। कि अगर जो दावा की या कथन की बात करें, वो कहता है पाठ्यक्रम में सामाजिक वैज्ञानिक जो मुद्दे हैं उन्हें शामिल करना कहीं ना कहीं विज्ञान की जो नेचर है, प्रकृति है, उसे स्पष्ट करने में सहायक होता है। और इसी की तर्कना या तर्क ये कहता है कि आम जीवन या दैनिक जीवन में जो हमारी सोच या निर्णय लेने की क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान की समझ हमारे लिए उपयोगी साबित होती है। तो अगर हम बात करें कि आपका रीज़न और जो आपका कथन है वो आपस में अपने आप की बात करें तो अपने आप में कि सही है, क्योंकि हमारे जो करिकुलम है उसमें आप सामाजिक वैज्ञानिक अगर पहलुओं को शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं विज्ञान की प्रकृति को समझने में मदद करेगा। बिल्कुल बात सही। इसके साथ ही अगर विज्ञान की हम प्रकृति को समझते हैं, विज्ञान को हम पढ़ते हैं, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जो हम डेली बेसिस पे डिसीजन लेते हैं उनको और इम्प्रूव करने का भी काम करेगा। तो ये दोनों बात अपने आप में सही है, बट इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप सोशियो साइंटिफिक इशू को करिकुलम में शामिल करने से आपकी विज्ञान के नेचर में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, स्पष्टीकरण देखने को मिलता है, तो इसका इससे कनेक्शन नहीं है कि आपके डेली लाइफ में अंडरस्टैंडिंग या इन्फॉर्म डिसीजन को वो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ ए और आर आपके बोथ करेक्ट हैं, बट ये आपस में एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप एक बार पढ़िएगा, अपना थोड़ा आप सोचिएगा इस बारे में, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइंस। आपको ये बताने हैं जो साइंस की प्रोसेस है उसके कौन कौन से गुण हैं, या साइंस की प्रोसेस के क्या आप गुण मान सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर एसेसिबल फॉर द पब्लिक स्क्रूटनी। या साइंस प्रोग्रेस इन डिफरेंट पार्ट्स इवन एट इट एम्स टू ऑब्टेन अ सिस्टमैटिक एंड कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो साइंस की कहीं ना कहीं नॉलेज है, जो साइंस का ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं पदार्थ के नमूनों को अवलोकन के आधार पर सिद्ध करता है, या उसकी कहीं ना कहीं समझ अवलोकन के माध्यम से हमें देता है। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से जांच को सुलभ बनाता है। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 ये कहता है कि विज्ञान की जो विभिन्न प्रगति, विभिन्न
पार्ट्स की जो प्रगति है ना, उनको समझने में कहीं न कहीं ये एक व्यापक और विस्तृत व्यवस्थित ढाँचा हमें प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है क्या ये 2 व्यवस्थितताएँ जो हैं वो साइंस के अंतर्गत या साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे देखी जा सकती हैं या नहीं? तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों ही आपको साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पे आप ले सकते हैं कि साइंस की जो नॉलेज होगी वो कहीं न कहीं, पहली बात साइंस की जो नॉलेज है वो एक तो प्रैक्टिकल बेस्ड है और प्रैक्टिकल में जो सबसे ज़्यादा आपकी जो प्रोसेस स्किल डेवलप होती है वो ऑब्जर्वेशन की होती है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप साइंस को स्टडी करते हैं तो कहीं न कहीं विभिन्न पार्ट्स को स्टडी करने का मौका मिलता है जो कहीं न कहीं हमारी सोच में, हमारी समझ में एक व्यापकता लाने का प्रयास करती है ना? जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी, तो ये कहीं न कहीं अलग-अलग साइंस के भाग हैं। तो ये कहीं न हमारी समझ को एनवायरनमेंट के एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेके सामने रखती है कि हम एक टॉपिक को अलग-अलग पहलुओं से देख सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से कहेंगे कि साइंस को पढ़ने से कहीं न कहीं हमारी जो थिंकिंग या अंडरस्टैंडिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में डेवलप होती है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन इंक्वायरी अप्रोच टू टीच साइंस इन द क्लासरूम। आपको मतलब अगर क्लासरूम में साइंस पढ़ानी है तो आप इंक्वायरी अप्रोच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका करने से आपको क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है। क्या लर्निंग बिकम चैलेंजेस एंड एंजॉयबल। अगर आप इंक्वायरी अप्रोच यूज़ करते हैं तो आपकी जो लर्निंग है बच्चों की जो अधिगम है वो कहीं ना कहीं चैलेंज चुनौतीपूर्ण और मज़ेदार हो जाता है। या स्टूडेंट्स रियलाइज द टेम्परेरी नेचर ऑफ साइंस और नॉलेज। तो आपको ये बताना है क्या इस तरह इंक्वायरी मेथड से बच्चों को पढ़ाने से कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका जो नेचर है वो टेम्परेरी है ना। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा आपका एडवांटेज है, दोनों नहीं है, ओनली वन, ओनली टू, या बोथ। तो अगर देखो बात करें कि अगर हम इंक्वायरी मेथड या इंक्वायरी अप्रोच का यूज़ करते हैं तो ये इंक्वायरी अप्रोच बच्चे को चैलेंजेस टास्क देगी, बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं बच्चों को जब चैलेंज मिलेगा तो उन्हें उस चीज़ को करने में मज़ा भी आएगा। तो पहला आपका सही है। हो सकता है कुछ लोग इसे सेकंड को ना मान रहे हो कि इसमें थोड़ा नेगेटिव साउंड है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉलेज को टेम्परेरी नेचर के तौर पे बच्चों को रियलाइज़ कराए, लेकिन ये बात सही है। क्योंकि अगर आप साइंस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर किसी ने एक थ्योरी दी है तो आगे चल के उस थ्योरी का जब और डिटेल में स्टडी की जाती है तो पहली वाली थ्योरी कहीं ना कहीं उसके कुछ तथ्यों को कैंसिल आउट कर दिया जाता है ना। तो वो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक थ्योरी अगर एक बार दे दी तो वो हमेशा के लिए परमानेंट हो गई। अगर आपने एक लॉ एक बार दे दिया तो हमेशा के लिए परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें जब आप और डिटेल में स्टडी करेंगे और डिटेल ऑब्जर्वेशन करेंगे या इंक्वायरी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें उसकी एलिमिनेट हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं जैसे जैसे डेटा आपको मिलता जाता है। तो ये शो करता है कि नॉलेज का जो नेचर है वो अपने आप में कैसा है, टेम्परेरी है, वो रिजिडिटी को शो नहीं करता है। तो यहाँ जो आंसर होगा, जो एडवांटेज के रूप में आप इंक्वायरी अप्रोच का लेंगे, वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 में, जिसमें आपके दोनों जो हैं वो एडवांटेज के तौर पे ले सकते हैं जब भी आप साइंस को अपने क्लासरूम में पढ़ाएंगे बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्प्लाइड बाई स्टेटमेंट गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू चिल्ड्रन, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू डिसिप्लिन। आपको ये बताना है कि कहीं ना कहीं जो अच्छी विज्ञान की शिक्षा है जो बच्चों के लिए सच्ची साबित होती है वो जीवन के लिए भी अच्छी है और अनुशासन के लिए भी सच्ची है। इस कथन में क्या चीज़ निहित नहीं है या इस कथन के अंतर्गत आप क्या चीज़ नहीं समझ सकते जो इससे जुड़ी हुई है। क्या विज्ञान जो है वो शिक्षा से छात्रों को विज्ञान की प्रक्रिया सीखने में मदद करता है। यह जो विज्ञान शिक्षा है बच्चों और उसके पर्यावरण के बीच एक संबंध बनाने का प्रयास करता है। जो विज्ञान की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करने का काम करती है छात्र को, और साथ ही साथ विद्यालय में अनुशासन का काम बनाए रखने का काम करती है। या विज्ञान की जो शिक्षा है वो बच्चों में एक विकासात्मक रूप से कहीं ना कहीं उनमें अभ्यास की प्रकृति को डेवलप करने का काम करती है। तो इसमें एक क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कौन सा इसमें नहीं शामिल है, ठीक है। तो विज्ञान की जो हम एजुकेशन या साइंस को जब हम पढ़ाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों को हम विद्यालय में अनुशासन की प्रकृति उन्हें सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप इंक्वायरी मेथड या इस तरीके की डिस्कवरी अप्रोच का, इस तरीके अप्रोच का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे डिसिप्लिन से बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप अलग अलग तरीके से उन्हें डिसिप्लिन में ला सकते हैं, बट मेनली विज्ञान पढ़ाने का, साइंस पढ़ाने का हमारा ये मोटिव कभी नहीं होता कि विद्यालय में एक अनुशासन बना दिया जाए, है ना। तो इस हिसाब से जो नहीं के अंतर्गत आएगा वो है आपसे ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डू द एम्स ऑफ लर्निंग फिजिकल साइंस डिफर फ्रॉम दोज इन अदर डिसिप्लिन। आपको ये बताना है कि जब फिजिकल साइंस पढ़ते हैं तो किस तरीके से अदर डिसिप्लिन से अलग है। साइंस डील्स विद फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल दैट हेल्प टू बिकम ऑब्जेक्टिव इन नेचर। साइंस हेल्प्स टू क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी। साइंस हैज़ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर नेचर, हैंस इट हेल्प्स अस टू लिंक टू नेचर। साइंस हैज़ बेटर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर टू गेट अ गुड जॉब। मतलब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कहीं ना कहीं
अंतर्गत आता है जो फिजिकल साइंस को अदर साइंस से डिफर बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। साइंस किसके साथ डील करती है? साइंस फैक्ट्स के साथ डील करती है, क्योंकि आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसका जो थ्योरी आपकी आती है वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल बेस्ड थ्योरी होती है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कहानी बुन दी और आपने एक थ्योरी दे दी, नहीं, आप एक्चुअल में उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए फैक्ट सामने रखेंगे, है ना। बात सही है। जो साइंस का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं साइंस जो मदद करती है वो हेल्दी सोसाइटी बनाने में मदद करती है, ये भी बात सही है। और साइंस कहीं ना कहीं, साइंस की जो लर्निंग है या साइंस के द्वारा जो बच्चों को सीख मिलती है वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक अवसर प्रोवाइड करती है और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, अपने आसपास के वातावरण को जानने का। लेकिन साइंस की जो स्टडी है, साइंस की जो टीचिंग, ये कभी भी दावा नहीं करती है कि आपको एक भविष्य में चलकर एक बहुत बेहतरीन जॉब मिल जाएगी। तो ये यहाँ कट जाएगा, जिससे डी हमारा एलिमेंट हो जाएगा और जिन जिन ऑप्शनों में आपको डी दिखेगा वो नहीं होगा, बाकी ए बी सी आपकी सही इसमें शामिल हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप हिंदी में देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी ग्रुप पर, तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। आई पुट 1 ईयर ऑन अ स्टील रेल रोड ट्रैक, मतलब एक स्टील का रेल रोड ट्रैक है, मैंने उस पर अपना कान रखा। विच ऑफ द अबव 3 स्टेटमेंट आइडेंटिफाई विच वन आर ऑब्जर्वेशंस एंड विच आर इन्फ्रेंस। मतलब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा आपका ऑब्जर्वेशन है, किसे आप ऑब्जर्वेशन कहेंगे या किसे आप इन्फ्रेंस कहेंगे, कि कौन सा स्टेटमेंट इन्फ्रेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसे आप निष्कर्ष कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि अगर आपने रेल रोड के ऊपर अपना कान रखा तो इसमें आपको महसूस हुआ कि आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर थ्रू द ट्रैक देन थ्रू द एयर। मतलब जब आप कान रखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि ट्रेन कितनी दूर है, मतलब कितनी जल्दी आपके पास आने वाली है। अगर आप सीधा कान बिना उस रेल रोड के स्टील रॉड पर टच करें, सीधा हवा में रखेंगे, तो आपको इतनी जल्दी अंदाज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, उससे आपको पता चला है जो साउंड है वो कहीं ना कहीं स्टील में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है बजाय कि एयर के। और दूसरी चीज़ जो आपको पता लगती है वो ये लगती है कि साउंड जो है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करता है सॉलिड में रादर देन आपका गैस से। ठीक है, तो इसमें से आपका अगर बात करें कि आपने जब ईयर को स्टील रॉड पर रखा तो आपको ये पता चलेगा जो ट्रेन है कितनी जल्दी आपके पास आई, ये बजाय कि आप एयर में कहाँ रखने के। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि आपने रख के वो चीज़ खुद करी, उसको खुद ऑब्जर्व करा है, लेकिन उसके बेस पर आपको ये समझ में आ गया कि जो साउंड है वो स्टील में ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है बजाय कि आपकी एयर के, साथ ही साथ ज़्यादा सॉलिड में फास्ट ट्रेवल करती है बजाय कि गैस के। तो ये दोनों आपके इन्फ्रेंस हैं। तो ए इज़ ऑब्जर्वेशन एंड वी एंड सी आर इन्फ्रेंसेस। तो आपका जो सही होगा वो इस हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये देखिए आप, मतलब आपको इस इन प्रैक्टिस से ये समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को मुझे नहीं लगता कि आप हर क्वेश्चन को रट सकते हैं। बस इनसे ये होगा पीवाईक्यू करने से कि आपकी एक समझ डेवलप होगी जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगी। अब आप ये सोच के मत बैठिएगा कि एज इट इज़ आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे सोच के चल रहे हैं तो मैं मानूंगा ये कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने की, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अ स्टूडेंट वांट्स टू डिस्कस स्वाइन फ्लू शोइंग अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग द डिसीज इज नॉट मेंशन्ड इन हिज टेक्स्ट बुक एज अ साइंस टीचर यू। मतलब एक बच्चा कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की क्लिप लेके आता है जिसमें स्वाइन फ्लू डिसीज़ के बारे में चीज़ें हैं, वो चाहता है कि इस बारे में वो डिस्कस करे, और एज अ साइंस टीचर क्योंकि ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है तो आपका क्या रोल होगा या आप क्या चीज़ करेंगे। आप कह देंगे, मतलब उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और कह देंगे ये चीज़ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करना, या आप कहेंगे बच्चों से कि हाँ स्वाइन फ्लू के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ आप उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल या जितनी वो डिस्कवरी लर्निंग कर सकते हैं वो करें, मतलब उन्हें डिस्कवरी लर्निंग के लिए आप प्रमोट करेंगे। या आप बच्चों से कह देंगे कि आप क्लास के बाद इससे मिलना क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप सीधा बच्चों से कह देंगे दिस इज़ नॉट इन अवर सिलेबस सो हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तो एज अ साइंस टीचर आपके लिए कहीं ना कहीं, अगर आप साइंस टीचर के रोल में खुद को रख के देखें तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अवसर है कि बच्चों को आप डिस्कवरी लर्निंग या आप इंक्वायरी लर्निंग की और आगे बढ़ा सकें। तो आप एज अ टीचर कहें, भले ही ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बट ये पढ़ने का टॉपिक है, ऐसा तो नहीं है उनकी समझ को ब्रॉड नहीं करेगा, उनकी लर्निंग में ये मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि हो सकता है स्वाइन फ्लू पढ़ाने से और ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों की समझ में आ जाए। तो आप क्या उसे निगलेक्ट करेंगे? नहीं, आप उसे कहीं ना कहीं एज अ लर्निंग रिसोर्स की तरह देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके थ्रू आप और चीज़ें लर्निंग करा सकते हैं, उनको भी साथ में प्रमोट करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर बैठेगा वो है ऑप्शन नंबर 2, है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, रीना फाउंड दैट ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्डेड इनकरेक्टली टू अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन हेल्प इन एड्रेसिंग दिस इशू। मतलब रीना नाम की कोई टीचर है, वो क्लास टेस्ट लेती है और पाती है कि ज़्यादातर बच्चे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में गलत अटैम्प्ट करते हैं आंसर को, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उस इशू को एड्रेस करने में। मोटिवेट करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और चीज़ों को समझें,
पीटीएम को अरेंज कर दे या कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ाए या उस कॉन्सेप्चुअल गैप को फाइंड आउट करने की कोशिश करे जो कहीं ना कहीं बच्चों की लर्निंग में, बच्चों की अधगम में बाधा का काम कर रहा है। तो आपका जो फोर्थ वन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा और आप भी इस बात को जानते होंगे क्योंकि ये अप्लाइड वे में क्वेश्चन है, तो आप खुद अप्लाई करके देखेंगे कि आप एज अ टीचर आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा और जिसमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो या उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधगम से वो जुड़ा हुआ हो। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट सब्सक्राइब टू अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन द साइंस क्लासरूम। मतलब आप साइंस क्लासरूम में अगर संरचनावादी या रचनावादी अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं होगा। बच्चों को आपस में समूह में कोलैबोरेटली काम कराना जिससे वो कहीं ना कहीं इंगेज हों टास्क में, या एज अ टीचर आप बच्चों की आइडियाज़ और एक्सपीरियंस को सुनेंगे जो कि आपकी मदद करेंगे टीचर लर्निंग को प्लान करने में, या आप उनके लिए सीधा सा एक एंड टर्म असेसमेंट करेंगे जो केवल और केवल फीडबैक देने का काम करे। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं उन्हें इस को मतलब आपकी साइंस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को आप एक अवसर के तौर पे देखेंगे जिससे बच्चे खुद को इंगेज कर पाएँ और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का यूज़ करें। तो इसका में जो शामिल नहीं होगा क्योंकि संरचनावादी अप्रोच ये कहती है कि आपको फाइनल रिजल्ट पे मतलब ज़्यादा कम ध्यान देना है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो लर्निंग की प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो जब आप लर्निंग की प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आप एंड टर्म असेसमेंट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे। हाँ, उसको आप पार्ट मान सकते हैं एज अ लर्निंग क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि आप बच्चे कहाँ अधगम में, कहाँ बच्चों की गैप है, जिससे आप उन चीज़ों को दूर करके बच्चे की बेहतर से बेहतर अधगम करा पाएँ। बट इसे ओनली फॉर फीडबैक या आप इसे पूरी तरीके से उसी के ऊपर निर्भर मानेंगे तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपका जो एंटर में असेसमेंट है वो केवल और केवल फीडबैक का पार्ट है, ये शामिल नहीं होता है आपकी रचनावादी अप्रोच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाइल टीचिंग द टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी इन द क्लास 8 द टीचर कमेंटेड थॉमस एडिसन एक्सपेरिमेंटेड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिफोर ही सक्सेसफुली फाउंड अ मटेरियल सुटेबल टू बी यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब। आपको ये बताना है कि ये बताने का मतलब ये मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कक्षा 8 में एक टीचर पढ़ा रही है और उसने थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी बताई कि कैसे उसने हज़ारों बार अपना प्रयोग किया और वो असफल रहा बस ऐसा मटेरियल ढूंढने के लिए जो उस बल्ब को जला पाए। तो ये पूरी कहानी बताने का किस चीज़ को जो टीचर है वो हाईलाइट करना चाहती है। सब्जेक्टिविटी बताना चाहती है साइंस की, टेंटेटिवनेस बताना चाहती है, एम्पेरिकल नेचर बताना चाहती है, कहीं ना कहीं उसमें कल्चरल जो उसका नेचर है उसको बताना चाहती है। तो इसका मतलब किसी भी चीज़ को मतलब एक कहानी के तौर पे थॉमस अल्वा एडिसन ने इतने प्रयोग किए, उससे महीना बहुत बार वो असफल रहा, फिर जाके उसे फिलामेंट का ऐसा मटेरियल मिला जो भी लाइट बल्ब बनाने में यूज़ होगा। इस तरीके की कहानी बताने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं साइंस की एम्पेरिकल नेचर को मतलब अनुभवजन्य स्थिति को, अनुभवजन्य प्रकृति को बताने की कोशिश करी कि साइंस में जब भी हम कोई चीज़ डिस्कवर की या इंक्वायरी की ओर बढ़ते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस पे क्योंकि वो कई बार असफल हुआ है तो असफल होने का मतलब एक बार किया वो उसके अनुभव में आया कि अच्छा ये मटेरियल यूज़ नहीं करेगा, तो फिर उसने दोबारा दूसरी बार दूसरा मटेरियल यूज़ किया। तो ये कहीं ना कहीं एम्पिरिकल नेचर को बताता है साइंस के। इस हिसाब से आपका 3 सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर नेचर ऑफ असेसमेंट इन साइंस। मतलब इनमें कौन सा साइंस के असेसमेंट के नेचर के अंतर्गत नहीं आएगा। उसकी व्यापकता मतलब साइंस का जो मूल्यांकन की स्थिति या प्रकृति है वो व्यापकता है, कम्प्रिहेंसिव है, या ये प्रोसेस स्किल डेवलप में काम आती है, या बच्चों को रैंकिंग देने के काम आती है, या ये बच्चों में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो कहीं ना कहीं उनकी एवरीडे लाइफ से उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जो साइंस का नेचर है, साइंस के असेसमेंट का जो नेचर है वो बच्चों को रैंकिंग देने का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कहें तो पहले के जहाँ ट्रेडिशनल मेथड में आप इसे मान सकते हैं, बट अभी हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो प्रोसेस पर है, लर्निंग प्रोसेस पर, रादर देन कि आप बच्चों के फाइनल या रैंकिंग पर उन्हें एक कहते नहीं क्या मुहर सी लगा दें कि अच्छा तुम्हारा पहला नंबर, तुम्हारा नहीं। हर बच्चे की नीड अलग है और हर बच्चे की लर्निंग की स्टाइल अलग है, कैसे वो चीज़ों को ग्रास्प करते हैं वो सारी चीज़ें अलग हैं। तो आप उन्हें कहीं ना कहीं टैगलाइन नहीं देंगे कि अच्छा तुम्हारा पहला है तो तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा 3rd है तो तुम कम हो। इस तरीके से नहीं करना है, उन्हें रैंकिंग नहीं देनी है, ये असेसमेंट का नेचर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा साइंस के नेचर को सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करने का काम करता है। जो साइंस है वो अप्रिएशन ऑफ नेचर है, ठीक है, मतलब प्रकृति की सराहना के बारे में, या इंडिविजुअल परस्यूट है मतलब व्यक्तिगत खोज को लेकर है, या वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव टू कोर है मतलब लोगों में मूल्य और मुक्त वस्तुनिष्ठ चीज़ों को डेवलप करने के ऊपर है, या कहीं ना कहीं सामाजिक प्रयास है।
तो अगर साइंस की बात करें तो कौन सी चीज़ साइंस को ज़्यादा डिस्क्राइब करती है, तो देखिए साइंस सराहना करने का काम नहीं करता कि मुँह मिट्टू बनना, ऐसा काम साइंस नहीं करती। केवल एक व्यक्ति तक सीमित ही नहीं है, व्यक्तिगत ही खोज नहीं है, उसमें कई लोगों का और इन्वॉल्वमेंट होता है। और ऑब्जेक्टिव अपने नेचर में या मूल्यों से रिलेटेड वो वैल्यू को सिखाती नहीं है। मेनली उसका जो प्रकृति है उसकी नेचर की बात करें तो वो सोशल है, मतलब सामाजिक प्रयास है। क्यों? क्योंकि हम जैसे चीज़ों को डिफाइन करने का काम करते हैं कि अच्छा किसी भी चीज़ को ऊपर उछाले वो नीचे ही क्यों गिरती है, ठीक है। इस तरीके से घूमने में से आप मतलब इस तरीके का फोर्स लगता है, चीज़ों को खिसकाने से हमें बल क्यों लगाना पड़ता है, ध्वनि मतलब वायु में इस तरीके से ट्रैवल करती है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक पृष्ठभूमि को बताने का काम करती है साइंस का। तो इसीलिए साइंस को ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब नेचर अगर साइंस का करे तो वो है सोशल इंडोर, ठीक है, सामाजिक प्रयास। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेस्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर कौन सी बात सही नहीं है। डेटा एंड एविडेंस जो है वो समान होते हैं। रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रोसीजर्स, मतलब जो रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। या फिर कोई एक वैज्ञानिक विधि नहीं होती, या आपका वैज्ञानिक का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है वो निष्कर्षों को प्रभावित करता है। तो देखिए अगर बात करें कि परिणाम प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, ये बात सही है कि आप जिस प्रोसेस या जिस सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है, उस आपका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होगा ही होगा। केवल एक वैज्ञानिक विधि ही नहीं है, आपके पास बहुत सारी वैज्ञानिक विधियां हैं जिनके थ्रू आप चीज़ों को कर सकते हैं। और जो भी वैज्ञानिक होता है जब भी कोई निष्कर्ष पर पहुंचता है तो वो अपनी सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होता ही होता है एज अ ह्यूमन, क्योंकि हम हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होना हमारा काम है, हमारे नेचर में है, तो हम इन्फ्लुएंस होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट इन्फ्लुएंस हम किसी चीज़ को कर पाएँ। बट अगर आप कहते हैं डाटा और एविडेंस सेम है, तो ऐसी बात नहीं है। डाटा जो होती है वो अलग होता है, एविडेंस अलग होते हैं। डाटा कलेक्ट करके आप एविडेंस तक पहुंचते हैं, आप ये देखते हैं कि ये चीज़ कितनी आपके लिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं उसको लेकर, तो इसलिए इनके बीच में डिफरेंस होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर टीचिंग साइंस इन प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको ये बताना है कि आज के युग में, मतलब हम वर्तमान युग में आप विज्ञान शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम पद्धति किसका उपयोग करेंगे। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, टीम टीचिंग का, कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग का, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं अगर कहूँ कि आप एक सेकंड पॉज करके अपना आंसर देखिए, आंसर को वेरीफाई करें, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग होगा। यही आयोग ने क्वेश्चन का माना था, लेकिन मोस्टली लोगों ने इसका ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन लगाया था। अगर आप बात करें टीम टीचिंग की और प्रोग्राम टीचिंग, ये हाँ साइंस टीचिंग के मेथड हैं, बेशक हैं, बट इसमें एक वर्ड पूछा है प्रेजेंट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर इस पर आप ध्यान देंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो इस हिसाब के आपका जो आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर 3। आई होप इसमें विदाउट डाउट आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला है, अ साइंस टीचर इन क्लास 6 टीचिंग द चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, विच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच दिस चैप्टर। मतलब अगर आप एज अ साइंस टीचर क्लास 6 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ाना चाहते हैं तो कौन से टीचिंग मेथड का आप यूज़ करेंगे। लेक्चर मेथड, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाने की देखो लेक्चर्स के माध्यम से उन्हें तो एक कहानी सुना देंगे आप, उन्हें एग्जैक्ट में पता नहीं चलेगा किस तरीके से सब्सटेंसेस सेपरेट करते हैं, है ना। इसको हम पढ़ाएंगे, देखो उनसे प्रोजेक्ट तो हम जब बनाएंगे तब उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समझ हो। डेमोन्स्ट्रेशन में हम करके दिखा देंगे, चाहे वो समझे या नहीं समझे, वो एक्चुअल में तब ज़्यादा सीखेंगे जब वो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो इस मामले में हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये मेथड्स आप जरूर पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है, किस मेथड ऑफ टीचिंग इज अ मेथड दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल इन द एल्टीट्यूड ऑफ डिस्कवरर मेथड विच इन्वॉल्व देयर फाइंडिंग आउट इंस्टीट्यूट ऑफ बीइंग मेयरली टोल्ड अबाउट थिंग्स। मतलब ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो छात्रों को कहीं ना कहीं एक खोजकर्ता के रूप में उभारने का काम करती है, रादर देन उनको चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, केवल और केवल चीज़ों को एक साथ लाने का प्रयास करती है। क्या वो इन्वेस्टिगेटरी है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, ह्यूरिस्टिक है, नेचुरल है। तो अगर बात करें वो कौन सी टीचिंग मेथड है जो बच्चों को इन्वॉल्व ज़्यादा करने का काम करती है, तो वो आपकी ह्यूरिस्टिक है, ठीक है। आई होप इन सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ह्यूरिस्टिक का मेन मतलब, इसका अगर देखें ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, इससे निकला। अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका सीधा सा मतलब है आई फाइंड आउट, मतलब मैं पता करूँगा, आई फाइंड आउट। तो इस चीज़ को लेकर ही ह्यूरिस्टिक मेथड है। अब आपको ये बताना है कि ये ह्यूरिस्टिक मेथड किसके द्वारा दिया गया था। ये आपको एज अ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि हमें पता लगे कि आपको इस मेथड्स के बारे में कितनी नॉलेज है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। मतलब आपको ये बताना है कौन से इसमें से लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट के टूल के अंतर्गत आते हैं। पोर्टफोलियो, कॉन्सेप्ट मैपिंग, पेपर पेंसिल टेस्ट या जनरल राइटिंग। तो इसका भी आंसर मैं चाहूँगा कि आप एज अ होमवर्क हमें दें
क्योंकि ये सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि ये चीज़ें आपके लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट में आती हैं। बाकी हम आंसर आपको उसमें प्रोवाइड करा देंगे। आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेशन बेहतरीन लगा होगा, आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा और आपकी कॉन्सेप्ट की समझ और बेहतर हुई होगी कि चीज़ों को रटा ना जाए, उनको समझा जाए, है ना। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में कुछ और पेडागोजी को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।